तो आपको ये पता है कि अभी जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, नाउ रिजर्वेशन इन टू थिंग्स, फर्स्ट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड देन रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड दैट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हमारे देश में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, कहाँ कहाँ कितना % रिजर्वेशन दिया जाता है, दिस जनरली आई हैव टोल्ड यू दैट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी, जिसको अदर बैकवर्ड क्लास बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन दिया गया है इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन दिया गया है एंड ओबीसी को 27%, एंड दैट टू एक्सक्लूडिंग क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को नहीं दिया गया है 27% रिजर्वेशन का, पहले इतना था, लेकिन 2019 में हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया एंड अमेंडमेंट वाज 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिसमें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया। जब इन तीनों कैटेगरीज के रिजर्वेशन को हम टोटल करते हैं तो इट इज 49.5%। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1992 में ड्यूरिंग द वर्डिक्ट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक चीज बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दी थी कि रिजर्वेशन की जो लिमिट है, इट शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50%। 50% वाज द सीलिंग, ये कैप था कि इसके ऊपर रिजर्वेशन एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में जब 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से 10% रिजर्वेशन दिया गया टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दिस कैप और दिस सीलिंग वाज ब्रीच्ड। तो अब रिजर्वेशन बढ़ गया 59.5, दैट इज 60% रिजर्वेशन दिया। तो भाई इस पूरे 103rd अमेंडमेंट एक्ट को लेके कई सवाल खड़े हो गए। 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 देखो, पहले क्या था, रिजर्वेशन वाज गिवन ओनली टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। एंड इफ आई आस्क यू, आप सबने पार्ट 4 पढ़ा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में ये पढ़ा है कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन जो दिया गया है, संविधान ने ये बोला था कि रिजर्वेशन इज गिवन ऑन 2 क्राइटेरियाज। व्हाट वर द 2 क्राइटेरियाज? सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। जब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं वहां पे भी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये मेंशन करता है फंडामेंटल राइट्स में। जब हम पार्ट 4 पढ़ते हैं वहां पे भी कई आर्टिकल्स हैं जो मेंशन करते हैं, आर्टिकल 46 हो गया फॉर दैट मैटर, कि रिजर्वेशन शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था कि इकोनॉमी के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला दिस इज नॉट राइट, क्योंकि कई सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जो अब एक्चुअली रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाना चाहिए बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वेरी साउंड, they are highly बोलना चाहिए eligible to pay the fees or to get the admission in the educational institution without getting any kind of subsidy or any kind of benefit. They are eligible enough because economically they are very strong. तो इकोनॉमी ही क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन देने का, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था। एंड 2019 वाज द इलेक्शन ईयर, ये आप जानते हैं। तो दिस वाज द वन बिग इलेक्शन एजेंडा ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। उन्होंने ये बोला कि इफ वी come into power we will definitely try to give reservation on the basis of economy, और इसीलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन उन्होंने एक संशोधन करके, एक अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में पास हो गया बिकॉज देयर पार्टी वाज इन मेजॉरिटी। तो अब 2019 से हमारे देश में 10% जो सीटें हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व की जाती है। पर इस डिसीजन पे कई सवाल खड़े हो गए, बहुत सारे प्लीज इसके अगेंस्ट में फाइल हो गए। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली बिफोर 15 days they gave their final verdict on all the pleas that were filed against the reservation which is given on the basis of इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया। अब इस फाइनल वर्डिक्ट को हम समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसने कौन से 2 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे जिससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया? एनीवन रिमेंबर्स? मैंने जब आर्टिकल्स पढ़ाए थे तो मैंने मेंशन किया था ये बात। So that was Article 15 का clause number 6 and Article 16 का clause number 6. That gave Article 15 का clause number 6 क्या था?
Admission to the educational institutes will be given to economically weaker section and 10% seats will be reserved for them. और ये क्या बात करता है? Jobs में, government jobs में reservation will be given 10% reservation to economically weaker section. अब ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसको भी इसी 103rd अमेंडमेंट एक्ट से डिफाइन कर दिया गया था, किसको माना जाएगा इकोनॉमिकली वीकर. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे गाइडलाइंस बता दिए. A family which is having not more than 2 hectares of land, a family which is having an annual income of, उन्होंने एक annual income fix कर दी 8 लाख रुपीस, इतनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो उन्होंने एसेट्स डिफाइन कर दिए कि जिनके पास इतने इतने एसेट्स हैं, इससे ऊपर नहीं है, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा जाएगा एंड दे विल बी गिवन 10% ऑफ रिजर्वेशन. समझ में आया? तो ये 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. इसी आर्टिकल को, मतलब इसी अमेंडमेंट को जो प्लीज चैलेंज कर रहे थे, जो इसके अगेंस्ट में फाइल किए गए थे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली फाइनल वर्डिक्ट दिया और उन्होंने ये कहा कि दिस 103rd अमेंडमेंट एक्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. there is nothing unconstitutional in this act because इसको पार्लियामेंट में पारित करके, मतलब इसको पार्लियामेंट में रिक्वायर्ड मेजॉरिटी के साथ इसको अप्रूव किया गया है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग. इसको हम समझते हैं. अब इस पूरे डिसीजन में 5 जजेस की बेंच बैठी थी. आप ये जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती है, तो 5 जजेस की बेंच बैठी थी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो यू ललित थे, ठीक है उस समय. हाँ, यू ललित उस समय, यू ललित भी थे इसमें. एक जस्टिस महेश्वरी थे, एक जस्टिस भट्ट थे, एक जस्टिस त्रिवेदी थी और एक थे पर्दीवाला, जस्टिस पर्दीवाला. तो ये 5 जजेस थे. जस्टिस बेला त्रिवेदी वाज द ओनली फीमेल एंड अदर 4 वर द मेल्स. 5 जजेस ने 3:2 स्प्लिट मेजॉरिटी के साथ डिसीजन दिया अपना कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बिल्कुल सही है. स्प्लिट वर्डिक्ट था और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो किस बिहाफ पे दिए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी. इसका मतलब 3 जजेस कह रहे हैं कि दिस अमेंडमेंट एक्ट इज एब्सोल्युटली राइट और 2 जजेस जो हैं उन्होंने एक तरह से डिसेंटिंग व्यूज दिए, उन्होंने नेगेटिव व्यूज दिए. उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट एक्ट से 2 चीजें गलत हुई हैं. उन्होंने ये नहीं कहा कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पर उन्होंने ये कहा कि ये जो चेंज लाया गया है इसमें कुछ खामियां हैं, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं, उन पे भी हमको ध्यान देना है, उस पे भी हमको ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, तो लेट मी टेल यू, जो 5 जजेस हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डिसीजन कैसा दिया गया, तो इट वाज अ स्प्लिट डिसीजन, 3:2 का वर्डिक्ट आया था. ठीक है, 3 अहम एजेंडास थे जिसमें उनको आंसर करना था. देयर वर 3 बेसिक क्वेश्चंस व्हिच नीडेड टू बी आंसर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इस सारी जो पिटिशंस फाइल की गई थी उसमें ये बोला गया था, 103rd अमेंडमेंट एक्ट, does it violate the basic structure of the constitution because it is giving reservation only on the basis of economy? और जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि रिजर्वेशन शुड बी गिवन ऑन 2 क्राइटेरिया, सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस. So is it violative of the basic structure because it is giving reservation on the basis of economy? तो economic criteria क्या ये सही है? ये पहला सवाल था जजेस के सामने. तो जजेस ने बोला yes, it is not violative of the basic structure of the constitution. सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस के बिहाफ पर लोगों को बेनिफिट्स देना, रिजर्वेशन देना सही नहीं है. यदि कोई इकोनॉमिकली भी बोलना चाहिए मतलब उसको नहीं मिल रहे हैं बेनिफिट्स, दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट एडमिशंस इन दी इंस्टीट्यूट्स और टू गेट फॉर द जॉब, तो ये उनका भी हक बनता है. दोज हु आर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, उनको भी हमको ये बेनिफिट्स देना चाहिए. सो यस, गिविंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी इज नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पहला जजमेंट. दूसरा सवाल जो पिटिशंस में पूछा गया था वो ये था कि इज दिस 103rd अमेंडमेंट एक्ट, does it violate the basic structure of the constitution because ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है टू EWS, it excludes SC, ST and OBC. जिन लोगों को SC, ST, OBC के तहत रिजर्वेशन मिल चुका है उनको इस 10% EWS कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा.
10% economically weaker section will involve those who do not come under this category, SC, ST and OBC. यदि कोई ऐसा है जिसको ऑलरेडी इस कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल चुका है, उसको इकोनॉमी के बेसिस पे फिर से रिजर्वेशन मिलेगा. This was the second petition that was filed ki this 10% reservation, it excludes SC, ST and OBC. So understand it like this. The economically deprived section amongst SC, ST and OBC, they are excluded from this reservation. So is it not, injustice to them? Is it injustice to them? लेकिन कोर्ट ने बोला इसी मुद्दे पे लेके स्प्लिट डिसीजन है जो 3:2 का आया है. 3 जजेस का बोलना है कि ये बिल्कुल सही है. जिनको ऑलरेडी SC, ST, OBC कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल चुका है उनको इस 10% में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए. लेकिन 2 जज ऐसे थे जिन्होंने बोला इसकी डिसेंटिंग में जाके नेगेटिव रिव्यू दिए इधर पे और ये बोला ये गलत है. You have excluded SC, ST and OBC, the economically deprived section from these category, you have excluded them. They should also get reservation under this 10% EWS. और जिसमें एक जस्टिस भट्ट थे और एक जो थे वो यूयू ललित थे जो चीफ जस्टिस थे. तो ये 2 जजेस ने यहाँ पे डिसेंटिंग व्यूज दिए. So that was the major question here. Judges said कि by doing this you are excluding the economically deprived section in this group. You are not giving them reservation in 10% EWS. You are excluding them. ये जजेस का रिव्यू था कि यहाँ पे उनको भी शामिल करना था. 3 जजेस ने बोला नहीं, उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है, अब उनको इस कैटेगरी में रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है. तो दैट इज व्हाई आई से ना, इट इज द स्टांस ऑफ अ जज. वो क्या सोच रहा है, इट इज देयर परसेप्शन. इसलिए जजेस जो हैं वो मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन देते हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो आई टोल्ड यू 3:2 का स्प्लिट वर्डिक्ट था. 2 ने बोला ये गलत है, 3 ने बोला ये सही है. इसके बाद तीसरा मेजर क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, दैट वाज कि इज 103rd अमेंडमेंट एक्ट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज ब्रीचिंग द 50% सीलिंग लिमिट. जब केवल SC, ST और OBC को रिजर्वेशन मिल रहा था तो रिजर्वेशन टोटल कितना था, 49.5, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फिक्स कर दिया था कि रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%. But by adding 10% to EWS, you have breached this limit. So does it violate the basic structure of the constitution? ये सवाल था. तो यहाँ पे जजेस ने बोला no, it does not violate the basic structure of the constitution because in most of the cases, many of the state governments have also breached the limit and it is done to give benefits to the deprived section. आप ऐसा करके उस कम्युनिटी को डिप्राइव नहीं रख सकते जिसका भी हक बनता है. पर अगेन यहाँ पर भी डिसेंटिंग व्यू थे 2 जजेस के. उनका ये कहना था कि आपने 15% शेड्यूल कास्ट को दे दिया, 7.5% आपने शेड्यूल ट्राइब को दे दिया, 27% आपने ओबीसी को दे दिया और फिर बचा 10% आपने ईडब्ल्यूएस को दे दिया. कल कोई एक नई कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी, उसको भी आप दे देना. तो बाय डूइंग दिस यू आर डूइंग व्हाट, कंपार्टमेंटलाइजेशन. हम जिस मुश्किल दौर से एक देश बना के निकले थे, रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो केवल 15 सालों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. बट टाइम एंड अगेन इट हैज बीन एक्सटेंडेड बिकॉज पावर में रहने के लिए एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज डन दिस. दे हैव एक्सटेंडेड द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन. सो जजेस सेड देयर इज अ नीड टू रिव्यू दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन. इट शुड नॉट गो एंडलेसली. देयर शुड बी सम टाइम फ्रेम. एक डेड एंड होना चाहिए कि बस इतने साल तक रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसके बाद नहीं. क्यों? रिजर्वेशन देने का मकसद क्या है? सोशल बैकवर्डनेस कुछ सालों में खत्म नहीं हो सकती, एजुकेशनल बैकवर्डनेस कुछ सालों में खत्म नहीं हो सकती, और क्या इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड हैं क्या वो कुछ सालों में अमीर नहीं हो सकते, स्टेबल नहीं हो सकते इकोनॉमिकली? तो आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा. आपको ये रिजर्वेशन हमारे देश से खत्म करने के लिए एक डेड एंड बनाना पड़ेगा. जब ये रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था तो केवल 15 सालों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जब 1950 में द डिसीजन वाज टेकन. बट अगेन एंड अगेन द रिजर्वेशन हैज बीन एक्सटेंडेड. अगेन 20 साल के लिए रिन्यू, अगेन 20 साल के लिए रिन्यू. तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू कम अप विद अ टाइम फ्रेम कि विद इन दिस ड्यूरेशन यू नीड टू remove every type of reservation in this country. But I don't think so that's going to ever happen looking at the current scenario. So this is the situation. तो ये 3 सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने. पहला, इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही अकेला अडॉप्ट किया गया है रिजर्वेशन का. दूसरा,
SC/ST OBC को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम दिस 10% EWS, एंड तीसरा 50% का सीलिंग लिमिट जो है वो ब्रीच हो गया. सो द फाइनल डिसीजन इज कि ये तीनों चीजें जो है they do not violate the basic structure of the constitution, and therefore 103rd amendment act is absolutely right. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो yes, now 10% EWS reservation will continue और वो सारी चीजें दी जाएंगी. So the same thing has been written which I have explained you. आप इसको PDF से पढ़ सकते हैं. ठीक है. एक सबसे पहले EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन देने की जो बात थी वो एक कमीशन बनाई गई थी अंडर मिस्टर RN सिन्हो. इसको बोलते हैं सिन्हो कमीशन. तो सिन्हो कमीशन बनाई गई थी 2005 में, और इनको बोला गया था कि यू डू ऑल द मैंडेटरी रिसर्च और सर्वे कि हाउ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन. और इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी थी 2010 में, जिसके बाद 2019 में जाकर अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फाइनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया. तो ये एक फैक्ट है. जस्ट रिमेंबर RN Sinho Commission that was formed in 2005 by UPA government and they submitted the report in 2010. ये याद रखना. ठीक है. नाउ ये तो आपको मैंने सब पढ़ा दिया है.